जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। मैं आशीष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था कि जब हमारा दिल्ली सल्तनत का पूरा चैप्टर खत्म होगा, अर्थात हम लोग इसमें जो कुल 5 राजवंश थे, अगर हम लोग पांचों राजवंश को कवर कर लेंगे तो हम लोग बहुत जल्द ही एक टेस्ट सीरीज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो आज मैंने आप लोगों के लिए दिल्ली सल्तनत से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया है। उम्मीद है कि आप लोग भी इसका आंसर देंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके बाद आंसर भी बताऊंगा और साथ ही साथ चीज़ें एक्सप्लेन भी करूंगा जहां पर एक्सप्लेन करने लायक है। अगर आप लोगों ने इससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है दिल्ली सल्तनत का, तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उन सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी जो दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है, ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग ले सकते हैं और आंसर मैं खुद ब खुद हर क्वेश्चन में बताता रहूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत का अभियान किया? तो मैंने आप लोगों को बताया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरे क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलें तो दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस शासक को मध्यकालीन भारत का अकबर कहा जाता है? ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को बता रखी है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत या फिर मध्यकालीन भारत का अकबर कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ये चीज़ आप सबको पता है, मुबारक शाह खिलजी। यह बहुत ही ज़्यादा अय्याश टाइप का हो गया था। कभी कभी ऐसा होता था कि यह महिलाओं के वस्त्र पहनकर राजगद्दी पर बैठ जाता था या फिर राज्यसभा में आ जाता था और इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। मैंने आप लोगों को बताया था कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक आते हैं वो सुल्तान की पदवी लेते हैं। किसकी? सुल्तान की पदवी लेते हैं जो खलीफा प्रदान करता है। लेकिन इस व्यक्ति ने खुद को सुल्तान बताया, तो उसका नाम क्या था? तो वह था मुबारक शाह खिलजी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पर अगर चलें तो चौथा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया है जो आपके यूपीएससी में भी जिनके बनने की पूरी पूरी संभावना है, और छोटे एग्जाम्स में तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। ठीक, तो प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये किसने किया था? आप सबको पता है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही होगा। पांचवा हमसे पूछ रहा है कि गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। आगे बढ़ते हैं हम लोग छठवें क्वेश्चन पर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी दक्षिण भारत में पड़ता है। जब जलालुद्दीन अर्थात खिलजी वंश का पहला शासक जलालुद्दीन जब गद्दी पर बैठता है तो उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी रहता है जो दक्षिण भारत के अभियान पर जाता है। जलालुद्दीन के द्वारा यह भेजा जाता है। तो जब वह दक्षिण भारत में जाता है तो वह अटैक करता है देवगिरी पर, और देवगिरी में उस समय जो शासक था उसका नाम था रामचंद्र देव, और यह यादव वंश का था। कहाँ का? यादव वंश का था। ठीक, चलिए सातवें क्वेश्चन पे आते हैं। कुल 50 क्वेश्चन है, वीडियो बड़ा होगा लेकिन जितने भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैंने बनाए हैं सब इंपॉर्टेंट होंगे। सातवां कह रहा है कि किस शासक को भारतीय इतिहास में पागल, बुद्धिमान और मनियारों का राजकुमार कहा जाता है? ये मैंने आप लोगों को लेक्चर के समय नहीं बताया था, याद रखिएगा। मनियारों का राजकुमार भी कहा जाता है। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा सही तरीके से तो मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यह सबसे पढ़ा लिखा शासक था, इस वजह से इसे बुद्धिमान कहा गया। और यह जितने भी निर्णय लिया सब इसके अगेंस्ट हो गए, इसकी सारी योजनाएं फेल हो गई, तो इस वजह से इसे पागल कहा गया। ठीक, तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद प्रश्न बन रहा है आठवां, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? आप सबको पता है, जिन्होंने वीडियोस देखे होंगे मेरे, उसने 1398 में। ऑप्शन ए सही होगा इसका, 1398 ने उसमें आक्रमण किया था जब तुगलक वंश के अंतिम शासक का शासन चल रहा होता है, जो 1394 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन करता है। लेकिन उसी बीच में 1398 में तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करता है, दिल्ली को तहस नहस कर देता है। लेकिन 1405 में जब उसकी मृत्यु होती है तैमूर लंग की, तो उस समय वो जो शासक था जिसका नाम नासिरुद्दीन महमूद था शायद, ठीक है आप लोग करेक्ट कर लेंगे,
जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था, 1394 से लेकर 1414 तक शासन करता है, लेकिन उसी बीच में 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हो जाता है तो वह भाग जाता है। और जब कब 1405 ईस्वी में जब क्या होता है, तैमूर लंग की मृत्यु होती है या फिर तैमूर लंग यहाँ से वापस जाता है, तो जब वह दिल्ली की सत्ता को खाली देखता है तो फिर से वापस आता है और 1405 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन करता है। तो वह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। उसी के टाइम पीरियड में तैमूर लंग ने 1398 में अटैक किया था। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से तुगलक नामा के रचनाकार कौन है। आप सबको पता है कौन है, तो अमीर खुसरो है। ठीक, 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किस शासक ने तुर्कान ए चहलगानी, जिसे चालीसा दल कहा जाता है, इसका गठन किया था। तो इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, जो गुलाम वंश का शासक था। चालीसा दल क्या था, 40 गुलामों का एक दल हुआ करता था जिसमें बहुत सूरवीर लोगों को रखा जाता था जो राज्य की सुरक्षा करते थे। इसी का सदस्य बलबन भी था। आगे चलकर बलबन ने ही इस चालीसा दल को, जब वह सुल्तान बनता है, तो समाप्त कर देता है। ठीक, सारी चीजें मैं वीडियो में बता चुका हूं, आप लोग देख लेंगे। अब अगला प्रश्न ही बन गया है कि चालीसा दल का समापन किस शासक ने किया। शुरू किया इल्तुतमिश ने और खत्म किया बलबन ने। तो ऑप्शन 20 का सही होगा। 12वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि सैन्य विभाग, जिसे दीवान ए अर्ज कहा जाता है, इसकी शुरुआत किस शासक ने की थी। तो इसकी शुरुआत बलबन ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश, जिसे दास वंश और ममलूक वंश भी कहा जाता है, इसका अंतिम शासक पूछ रहा है। तो इसका अंतिम शासक शमसुद्दीन क्योमर्स था। ठीक है, बलबन आता है, बलबन के बाद कैकुबाद आएगा, कैकुबाद के बाद क्यूमर्स आता है। ठीक, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स है। आगे बढ़ते हैं। बलबन से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है कि सिजदा और पायबोस, कहाँ का, सिजदा और पायबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी। ठीक है, तो इसमें सही आंसर यहाँ होगा बलबन। आप सबको पता है सिजदा का मतलब यहाँ है सुल्तान के सामने दंडवत होना और पायबोस का मतलब है कि पैरों को चूमना। ठीक है, तो उसने सुल्तान की गरिमा या फिर पदवी को बढ़ाने के लिए इन सब प्रथाओं की शुरुआत की थी। इसी ने लौह और रक्त की क्रांति या फिर लौह और रक्त की नीति भी अपनाई थी। इसका यह मानना था कि जब यह छोटी जाति के लोगों को देखता था, तो ऐसा कहा जाता है कि बलबन कहता था कि जब मैं छोटी कास्ट के लोगों को देखता हूं तो मेरा हाथ मेरी तलवार पर चला जाता है कि मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूं। ठीक, तो इसने रक्त और लौह की भी क्रांति चलाई थी और सिजदा और पायबोस की प्रथा भी इसी ने शुरू की थी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का सबसे उम्र दराज शासक कौन था। तो आप सबको पता है जलालुद्दीन खिलजी 72 वर्ष की उम्र में शासक बना था, जो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, खिलजी वंश का संस्थापक। ठीक, 16वां प्रश्न बन रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। तो यह था ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। आप लोग भी कमेंट में सारे आंसर दीजिएगा। ठीक है, जब तक आप लोग आंसर खुद से नहीं देखेंगे तब तक चीजें आपकी क्लियर नहीं होंगी। आपको इससे पता चलेगा कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है। ठीक, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करता था अलाउद्दीन खिलजी। इसने सभी शासकों की तरह सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, इसने सुल्तान की उपाधि धारण ही नहीं की थी। आगे बढ़ते हैं। सैनिकों की हुलिया और घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। मैंने बताया है हुलिया और दाग प्रथा क्या थी। 18वां क्वेश्चन है मलिक काफूर, यहाँ मालिक है, आप लोग मलिक काफूर कर लेंगे, किस शासक का कुशल सेनापति था। इसे 1000 दिनारी कहा जाता था। यह कहाँ का था, तो अलाउद्दीन खिलजी का एक कुशल सेनापति था। इसे 1000 दिनार में गुजरात अभियान के समय इसने खरीदा था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी जब 1000 दिनारी अर्थात मलिक काफूर को खरीद लेता है तो दक्षिण भारत में जितने भी अभियान करता है उसका सेनापति हम मलिक काफूर को नियुक्त करता है। तो यह सबसे कुशल सेनापति किसका था, तो अलाउद्दीन खिलजी का था। परेशान नहीं होंगे, इस वीडियो की पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, 19वां क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। तो इल्तुतमिश, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। यह किसका गुलाम था, तो यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक का जो गुलाम था, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था और दामाद भी था। तो गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन पर। 20वां क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह पॉइंट जरूर ध्यान देंगे आप लोग, यूपीएससी में बना हुआ प्रश्न मैं आप लोगों को दिया हूं। पहला ऑप्शन जो है, भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ, सही है।
जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम द्वारा की गई, बिल्कुल सही है, सिंध प्रांत में इसने की थी और यही पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जो भारत में आक्रमण करने पर सफल हुआ था। ठीक है। तीसरा है अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन चचनामा नामक पुस्तक में किया गया है, बिल्कुल सही है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कन्नौज पर किया गया, ये ऑप्शन आपका गलत है, तो इसमें ऑप्शन डी गलत है, इसे आप लोग टिक करेंगे क्योंकि पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कन्नौज पर नहीं, कहाँ हुआ था, तो सिंध पर हुआ था। ठीक है। और सिंध में ही सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर भी लगाया था। आगे बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन पर। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक है जो टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद था। ऐसा कहा जाता है कि इसकी कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी। ठीक है, मैं सारी चीजें बता चुका हूं। तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है, तो जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की रचना है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। मोठ मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो लोदी वंश का जो शासक था सिकंदर लोदी। लोदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो सिकंदर लोदी ही था। इसी ने मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया है। यूपीएससी में प्रश्न बना है ये, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे जरूर और रिवाइज करते रहिएगा। वीडियो 2-3 बार देखेंगे, चीजें याद हो जाएंगी। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा किस शासक द्वारा बनवाया गया, तो इसने अपना मकबरा खुद बनवाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने ही बनवाया था। ठीक। निम्न में से किसका निर्माणकर्ता अलाउद्दीन खिलजी है, ऑप्शन ए सीरी का किला, बिल्कुल सही है। अलाई दरवाजा, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ठीक है। तो ये सारे वीडियोस मैं आप लोगों को दिया हूं, जिसमें मैंने आपको बताया जो अंतिम वीडियो आया था कि जो सेकंड लास्ट वीडियो था दिल्ली सल्तनत की कला और साहित्य। ठीक है, उसे अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पता चल जाएगा कि जो कला थी उसमें स्थापत्य कला के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला और अलाई दरवाजा इन सब का निर्माण करवाया था। आगे बढ़े, अगर हम लोग बात करें हौज ए खास की, ठीक, तो हौज ए खास का निर्माण भी किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। ठीक है। हौज ए खास का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया, यहाँ द्वारा कर लेंगे आप लोग, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही करवाया गया था। 27वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस साहित्यकार को तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है, यूपीएससी में प्रश्न बनता है, स्टार लगा लेंगे आप लोग इसमें। ठीक, इस तरह से। तो इसमें अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता था। अमीर खुसरो के बारे में आपको डिटेल भी लेना चाहिए कि यह एक ऐसा इतिहासकार या फिर साहित्यकार था जो बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के शासन पीरियड को इसने देखा था। ठीक, अर्थात कुल 3 राजवंशों को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, इसे ध्यान देंगे। तारीख ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन है, तो जियाउद्दीन बर्नी, बिल्कुल सही है। तुगलकनामा के रचनाकार अमीर खुसरो, बिल्कुल सही है। किताब उल रहला, किताब उल रहला के जो इतिहासकार हैं वह इब्न बतूता है। कौन, इब्न बतूता है जो मोरक्को का यात्री था, तो यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ताज उल मासिर एक रचना है जिसके रचनाकार हसन निजामी है। ठीक, तो 3 ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका गलत है। किताब उल रहला अमीर खुसरो के द्वारा नहीं, इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद किस व्यक्ति ने कहा कि अंततः राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने। किसने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने यह कहा था, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े हम लोग, बात करें 30वें क्वेश्चन की, तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। अगर हम लोग देखें केवल संस्थापक की बात करें तो संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वह था इल्तुतमिश। वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में सर अंतर क्या है, संस्थापक का मतलब यह है कि जो पहला शासक आएगा उसे संस्थापक माना जाता है, और वास्तविक संस्थापक का मतलब यह है कि प्रशासन व्यवस्था और सारी सुविधाएं, हर चीज एक रूल के अकॉर्डिंग चलने लग जाए, जो सुल्तान हो या फिर जो शासक हो उसकी वरीयता बढ़ जाए, तो उसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था जो गुलाम वंश का, इसने राजधानी अपनी लाहौर में रखी थी, लेकिन इल्तुतमिश ने राजधानी को दिल्ली में कन्वर्ट किया। ठीक, तो इस वजह से भी इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। 31वें क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो वीडियो के बाहर का हो। ठीक, पीडीएफ भी मिलेगी, बस आप लोग साथ में बने रहिए। अगर आप लोगों को
इतना वीडियो भी ज़्यादा टाइम का लग रहा है तो आप लोग वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब यह है कि वीडियो पूरा देखिए। 50 के 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 31वां क्वेश्चन है, दीवान ए कोई विभाग की स्थापना किस शासक द्वारा किया गया? तो ये किया था किसने? एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवान ए कोई विभाग एक कृषि विभाग था, ठीक है। सरकारी तौर से एक लैंड को लिया गया था और उस पर सरकार के द्वारा पैसा लगाकर खेती करवाई जा रही थी, जिसमें भी यह असफल हो गया था। इसकी सारी योजनाएं असफल हो गई थी, इसी वजह से इसे मूर्ख, रक्त पिपासु, पागल ये सब बोला जाता था। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक। इसी के बारे में अभी मैंने प्रश्न आप लोगों को बताया कि अब्दुल कादिर बदायूनी ने यह कहा कि जब इसकी मृत्यु हुई तो उस व्यक्ति ने कहा कि अंततः प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिली, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 32वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 32वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ये कर हैं, इन करों को आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उस्र कर मुसलमानों का भूमि कर था, बिल्कुल सही। खराज गैर मुसलमानों का भूमि कर था, यह भी सही है। अवसर दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जो उस्र था इसकी जो दर थी अर्थात जो रेट थी वो कम थी। किससे? खराज से, जो हिंदुओं द्वारा लिया जाता था, ठीक। तो यही डिफरेंस है बस। उस्र मुसलमानों का भूमि कर था, खराज गैर मुसलमानों का भूमि कर था। और जकात की अगर बात करें तो धनवान मुसलमानों का धार्मिक कर था, 2.5% के रेट से यह लिया जाता था, ठीक है। तो यह भी सही है। और जजिया गैर मुसलमानों का धार्मिक कर था, जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। तो चारों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक। उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग 33वें क्वेश्चन पर। यह पूछ रहा है वारिद ए मुमालिक किस विभाग को कहा जाता था? तो ऑप्शन सी इसका सही है, गुप्तचर विभाग को वारिद ए मुमालिक कहा जाता था। इसकी स्थापना किसने की थी? तो सबसे पहले गुप्तचर विभाग की स्थापना करने वाला दिल्ली सल्तनत का जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए वो चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, मतलब जो मुझे लगता है कि आप लोगों को सारी चीजें याद हैं। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर आप लोगों ने मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो मेरा देखा होगा दिल्ली सल्तनत का तो कोई भी प्रश्न आप लोगों को हार्ड नहीं लगेगा। लेकिन जो लोग नए हैं उन्हें सारे क्वेश्चन हार्ड लगेंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सारे क्वेश्चन वीडियो से रिलेटेड और एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक। 35वें क्वेश्चन पर आते हैं, दिल्ली सल्तनत में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन सी सही है, मजलिस ए लखवत के नाम से जाना जाता था, ठीक है। दीवान ए वजारत, दबीर ए खास, सद्र उल सुदूर, ये सब अलग अलग विभाग के नाम थे। वजीर को दीवान ए वजारत कहा जाता था, सद्र उल सुदूर धर्म से संबंधित था, दबीर ए खास न्याय से संबंधित था। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 36वां क्वेश्चन पूछ रहा है युद्ध की तुगलमा पद्धति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ? तो यह पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह किसके मध्य हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के, ठीक है। गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में। तराइन का द्वितीय युद्ध भी इन्हीं लोगों के बीच में हुआ, यह 1191 में हुआ, यह 1192 में हुआ। लेकिन जो पानीपत का पहला युद्ध था वह दिल्ली सल्तनत के शासक जिसका नाम क्या था? इब्राहिम लोदी, लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था वह। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में हुआ था। तो बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया गया, जो एक नई पद्धति थी जिसके वजह से पानीपत के युद्ध में यह विजेता हो जाता है। इसमें तोप का भी प्रयोग किया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37वें क्वेश्चन पर आते हैं। बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि किस शासक ने प्रदान की? तो मोहम्मद शाह ने प्रदान किया था बहलोल लोदी को, ठीक है। बहालोल है, बहलोल कर लेंगे आप लोग, ठीक। चलिए 38वें पर आते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल के समय दक्षिण भारत में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो जो सबसे अयोग्य शासक ठहरा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। इसी के समय में दिल्ली सल्तनत का जो यह सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक वंश का शासक था, जो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, ठीक है। इसे जौना खां के नाम से पहले जाना जाता था। तो इसी के शासन के समय दक्षिण भारत में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला वीडियो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य का ही होगा, ठीक। तो सही आंसर है ऑप्शन ए।
अब यहाँ प्रश्न बना, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो मोरक्को का था। किसके टाइम पीरियड में यहाँ आया था? तो एमबीटी के, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में ही यहाँ भारत में आया था। यह एक मोरक्को का यात्री था, ठीक। 40वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण 29 बार किस शासक के शासनकाल में हुए? तो वह हुए थे गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पीरियड में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 41वें क्वेश्चन पर जाएं। तो दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की? तो गयासुद्दीन तुगलक ने ही की थी, ठीक है। इसे गाजी तुगलक भी कहा जाता था या गाजी मलिक भी कहा जाता था। तो इसने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक। बात करें 42वें क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किस शासक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी? तो वह है सही आंसर ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि इसने धारण की थी। किसकी? सिकंदर ए सानी, अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि इसने धारण की थी। तो वह शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 43वें पे अगर हम लोग जाएं, 43वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक को उलूग खां की उपाधि दी गई थी? तो बलबन को दी गई थी। 44वां है, दिल्ली सल्तनत में रक्त और लौह की नीति चलाने वाला शासक कौन था? तो यह भी ऑप्शन सी, बलबन ही था, ठीक। तो सही आंसर है बलबन। रक्त और लौह की नीति क्या है, मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप लोग जाकर देख लेंगे, गुलाम वंश का वीडियो। दिल्ली सल्तनत में पहली बार भूमि की पैमाइश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूमि की पैमाइश करवाकर लगान वसूलने वाला शासक कौन था? तो वह अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह एक ऐसा शासक है जिसने दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से टर्न कर दिया था। जैसे पहले चल रही थी, बहुत सारी चीजों में इसने बदलाव किया था। जैसे कि सेना यहाँ की स्थायी कर दिया था इसने, सेना को यहाँ स्थायी वेतन देने लग गया था इसने, बाजार व्यवस्था सुधारा था, कई चीजों पर इसने काम किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, 46वां क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में चराई और घराई नामक 2 नए कर किस शासक ने वसूल किए? तो यह भी अलाउद्दीन खिलजी ही था। चराई कर का मतलब यह है कि जैसे आप लोग पशु पालते थे उस समय, जो भी थे लोग, आप लोग उस टाइम पीरियड में कैसे जाएंगे, चराई कर उस समय के जो लोग पशु पालन किया करते थे, तो पशुओं को चराने के लिए जो लैंड होती थी वहां पर जाकर ये लोग क्या करते थे, पशुओं को चराते थे। घास की जरूरत पड़ती थी तो ये चराई कर लेता था, और रहने के लिए आप जो घर बनाते हैं उसके लिए घराई कर भी वसूलता था। तो वह शासक था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। आगे बढ़े 47वें क्वेश्चन पर, किस शासक के द्वारा पहले से वसूले जा रहे 24 करों को समाप्त कर 4 नए कर, खम्स, खराज, जजिया और जगात लगाए गए? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाए गए थे, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही व्यक्ति है जिसे मध्यकालीन भारत का अकबर कहा जाता है, ठीक। तो इसने ध्यान रखिएगा 24 करों को समाप्त कर दिया था जो पहले से वसूले जा रहे थे। 4 नए कर, खम्स, खराज, जजिया और जकात इसने वसूलना शुरू कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 48वें क्वेश्चन पर, मेरठ और टोपरा में स्थित 2 अशोक स्तंभों को दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दिल्ली में स्थापित करवाया? तो यह भी फिरोज शाह तुगलक ही था, FST ही था, ठीक। आगे बढ़ते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 49वां पूछ रहा है कि दिल्ली के राजवंशों का सही क्रम कौन सा है? तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। कई बार छोटे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक, कि दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का सही क्रम बताइए, तो ये भी आप लोग देख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया? वैसे भी दिल्ली सल्तनत का लास्ट क्वेश्चन यह होना ही चाहिए, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोधी वंश था, और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इसी की मृत्यु युद्ध भूमि में हुई थी पानीपत के प्रथम युद्ध में, बाबर के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। कब? 1526 ईस्वी में, ठीक है। तो इस तरह से हमारे थे 50 क्वेश्चन, हम लोगों ने सॉल्व किया। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो होता है समाप्त, और जो लोग नए हैं उनके लिए एक इंट्रोडक्शन है कि सभी एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी करें घर बैठे निःशुल्क रूप से। अभी सब्सक्राइब करें स्टडी विथ आशु चैनल को, यहाँ पर सभी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क रूप से नियमित कक्षाएं दी जाती हैं। धन्यवाद। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पुराने वीडियोस देखिए।